अब की बार घर उजाड़ने वाली सरकार, चाहे घर आपका अपना हो या खुद सरकार ने ही दिया हो, मंत्री संतरी अधिकारी मिल करके कभी भी आपको बेघर कर सकते हैं, सड़क पे ला सकते हैं। हो भी क्यों ना, जहाँ मुख्यमंत्री गर्व से बुलडोजर बाबा बुलडोजर मामा कहलाते हो, वहाँ घर जमींदोज तो होगा ही। बात यह है कि छत्तीसगढ़ में विधायकों और अधिकारियों के लिए बंगला बनवाना था, जिसके लिए 32 एकड़ जमीन चाहिए थी। इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन ने अपने ही पीएम आवास और इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए 80 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, मिट्टी में मिलवा दिया। बरसात के मौसम में 300 गरीब लोगों को बेघर कर दिया। लोग रोते चीखते रहे, लेकिन प्रशासन को कब सुनाई दी है गरीबों की आवाज? जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन प्रशासन अपने सुरक्षा का इंतजाम पहले ही करके आया हुआ था। 4000 पुलिसकर्मी और 15 बुलडोजर लगाकर महिलाओं बच्चों को धक्का दे करके घर तोड़े गए। गरीबों के शोषण के लिए इस समय नए नए तरीके निकाल रही है सरकार। क्या और कैसे हो रहा है, चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सरकार ने ही गरीब को घर दिया, खुश मत होइए, क्योंकि बाद में वही घर सरकार ने छीन लिया। रायपुर में जिन घरों को तोड़ा गया है, वहां रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि हम 30-40 साल से यहां रह रहे हैं। सरकार ने पट्टा दिया, पीएम आवास का पैसा दिया और अब हमें अवैध बता दिया। प्रशासन कह रहा है इन लोगों को रायपुर के ईडब्ल्यूएस मकानों में बसाएंगे, पर सवाल है कि जब जमीन चारागाह की थी तो 30 साल से प्रशासन सो रहा था क्या? पीएम आवास का पैसा देते वक्त जमीन वैध थी, बंगला बनाते वक्त अवैध हो गई। नकटी गांव की तस्वीरें सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं दिखाती हैं, बल्कि सवाल भी छोड़ जाती हैं कि विकास की कीमत आखिर कौन चुकाएगा। एक तरफ सरकार विधायक कॉलोनी को जरूरी बता रही है, दूसरी तरफ अपने उजड़े आशियानों के बीच बैठे परिवार पूछ रहे हैं क्या विकास का रास्ता हमेशा गरीबों के घरों से ही होकर के जाएगा। मामला 21 मार्च 2025 को सामने आया था, जब विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल पूछा कि क्या रायपुर में विधायकों और सांसदों को जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव आया है क्या? इसके जवाब में राजस्व मंत्री टंक वर्मा ने कहा था कि हम जमीन नकटी गांव के आसपास ही देख रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने मामले पर कार्रवाई तेज कर दी थी। इस पूरे मामले पर अब प्रशासन का दावा है कि नकटी गांव में जिन मकानों को हटाया गया है वो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। सरकारी जमीन पर गांव वालों ने अवैध कब्जा कर इस जमीन पर घर बनाया था। इसे खाली कराने के लिए ग्रामीणों को कई बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों ने मकान खाली नहीं किए। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, यही हमारी पुश्तैनी जमीन है, यह जमीन नकटी गांव का ही हिस्सा है। यहाँ कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिले हैं। अगर ये सरकारी जमीन है और अवैध कब्जा किया गया है, तो फिर यहाँ रहने वाले लोगों को वोटर ID कार्ड, पीएम आवास योजना का लाभ कैसे मिला? जिला प्रशासन का कहना है कि बेघर हुए परिवारों को नवा रायपुर के सेक्टर 30 में EWS फ्लैटों में बसाया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा एक और विवाद की वजह बन गया है। गांव वालों का आरोप है कि उन्हें दिए गए नए फ्लैट्स उनके बड़े संयुक्त परिवारों के हिसाब से बहुत छोटे हैं और उनमें बिजली और खिड़कियां जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनका कहना है कि नए घरों को रहने लायक बनाने से पहले ही उनके पुराने घर तोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब पिछड़े लोगों की जिंदगी सुधार सकती है, अगर योजना बिना किसी घपले के चले। ये योजना 25 जून 2015 में शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने जोरों शोरों से प्रचार किया था इसका। ये योजना सरकार को जनहितकारी साबित करने का जरिया बन गई और थी भी, अगर भ्रष्टाचार में ये योजना लिप्त ना होती। 2016 से ही इसमें भ्रष्टाचार की खबरें सामने आने लगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को नकद, मटेरियल्स और श्रम के रूप में 2,77,290 रुपए तक मिलने का अधिकार होता है, जिसे 62% राज्य सरकार देती है और बाकी केंद्र सरकार देती है। सुनने में बड़ा आइडियल सा लग रहा है ना ये, लेकिन हकीकत सड़ांध से भरी हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों, बिचौलियों और सर्वे एजेंसियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आए हैं। सहारनपुर में पीएम आवास योजना में 10,000 आवासों का बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एक ही मकान पर अलग अलग आवेदकों को खड़ा करके फोटो खिंचवा दिया गया। आगरा में एक मकान पर किराएदारों ने 6 बार पैसा लिया। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद और कानपुर में पीएम आवास योजना के नाम पर ठगों का जाल फैल गया। एटा में 13 दिनों के भीतर सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए ठेकेदार रिश्वत लेकर पीएम आवास उन लोगों
लोगों को दे दिए जिनके पास पहले से ही मकान थे। बिहार में पूर्णिया के कस्बा नगर परिषद में 15 लोग आवास के लिए चयनित हुए, लेकिन उसमें से 4 पार्षद के रिश्तेदार निकले। पार्षद की मां, बहन और भाभी बन गए पीएम आवास योजना के लाभार्थी। वैशाली जिले में तो केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अमीर और दबंग हों। घूसखोरी के लिए 24 घंटे के अंदर ही मकान नींव से लेकर छत तक ही तैयार नहीं हुआ, बल्कि रंग और पेंट से लेकर के बिजली का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। भ्रष्टाचार के इस खेल में मुखिया, आवास सहायक, प्रखंड स्तर के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे। 2016 से 2020 के बीच तमिलनाडु के 7 अलग अलग गांव में पीएम आवास योजना में 2 करोड़ का घोटाला सामने आया। डीवीएसी ने रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के 50 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डीवीएसी यानी डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन एजेंसी का कहना है कि एक ही तरीके से 7 अलग अलग गांवों में घोटाला हुआ है। डीवीएसी की जांच में पता चला कि अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिन्होंने या तो अपने घर पूरे नहीं बनाए थे या जिनके पास पहले से ही घर थे और जो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन सब लोगों को ही लाखों रुपए मिले थे। गबन का सबसे बड़ा मामला इस साल मार्च में नागपट्टिनम में 10 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर 146 लाभार्थियों के लिए निर्धारित 1 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का आरोप था। कर्नाटक के रामदुर्ग कस्बे के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पीएमएवाई आवास परियोजनाओं में 23 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। शिकायत में आरोप लगा कि अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिली भगत करके फर्जी बिल और रिकॉर्ड तैयार किए, जबकि कई घर अभी भी अधूरे थे। जांच में पता चला कि लगभग 600 घर कथित तौर पर पूरी तरह से नहीं बने थे। फिर भी अधिकारियों ने काम पूरा होने का झूठा निरीक्षण रिपोर्ट और मनगढ़ंत जीपीएस फोटोग्राफिक रिकॉर्ड बना करके पैसा लिया। अप्रैल 2019 से नवंबर 2024 तक यानी 5 साल तक सरकार के नीचे से ही ये धोखाधड़ी चलती रही। रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद से तलाशी अभियान में पता चला कि सरकारी कार्यालय, अधिकारियों और ठेकेदारों के आवास और एनपीसीसी का बेंगलुरु कार्यालय इन सारी चीजों में शामिल था। छापेमारी के दौरान कथित इरेगुलरिटी से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए। अब आप बताइए कि ये काम बिना सरकारी मिली भगत के संभव था? काम हो या ना हो, काम होते हुए दिखना चाहिए, केवल कागजों में। कई बार चुनाव से पहले ज्यादा घर दिखाने की होड़ होती है। केंद्र राज्य सरकार हर साल टारगेट देती है 1 महीने में 100 घर पूरा करने का। पीएम आवास योजना में 3 किस्तें आती हैं। दूसरी किस्त के लिए नींव प्लस दीवार तक पहुंचना जरूरी होता है, इसलिए नींव कई बार कच्ची रह जाती है। कई बार ठेकेदार मुनाफा बचाने के लिए घटिया क्वालिटी की ईंट लगा देता है, ना ही कोई तकनीकी निगरानी हो पाती है। एक जूनियर इंजीनियर के पास 200 से 300 घर होते हैं, हर घर पर चेकिंग नहीं हो पाती है। कई लोगों को नहीं पता दीवार कितनी मोटी है, नींव कितनी गहरी होनी चाहिए। टारगेट पूरा करने के लिए बरसात में भी प्लास्टर कर देते हैं, फिर 6 महीने में ही दीवारों में दरार आने लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भ्रष्टाचार एक तरफ है। डरावनी बात यह है कि मंत्री संतरी अधिकारी मिलकर के कहीं भी किसी भी जमीन पर बने घर को जमींदोज कर सकते हैं। वैध अवैध तो आप जीवन भर साबित करते रहिए, घर ये पहले ही तोड़ देंगे। बुलडोजर तंत्र है ये। अब आप ये मामला देखिए। तेलंगाना के खम्मम जिले के वेलुगुमातला गांव में भूदान भूमि की जमीन पर बने मकानों को गिरा दिया गया, जिस पर 20 दिहाड़ी मजदूरों ने एक साथ याचिका दायर की। मजदूरों ने कहा कि उन्हें भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा भूमि आवंटित की गई थी और 100 वर्ग गज के प्रत्येक भूखंड के लिए पट्टे जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि राजस्व अधिकारियों ने 24 फरवरी को जबरन उनके घरों में प्रवेश किया और बिना किसी इंफॉर्मेशन के सुबह सुबह ही उनके घरों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान भी इसी तरह की तोड़फोड़ हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च न्यायालय में भी की थी। ये भूदान यज्ञ बोर्ड क्या है, इससे किसी को जमीन कैसे मिली और सरकार ने तुड़वा कैसे दी, ये जान लीजिए। भूदान यज्ञ बोर्ड अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत तमिलनाडु में आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1956 से अप्रैल 1957 के बीच की गई पदयात्रा से हुई थी। इसके कानूनी प्रबंधन के लिए तमिलनाडु भूदान यज्ञ अधिनियम 1958 लागू किया गया। यह बोर्ड दान में मिले जमीन का स्वामित्व पहले अपने नाम करता है, फिर भूमिहीन गरीब परिवारों या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए इसे आवंटित करता है। इसके तहत भूमि दान प्राप्त करने, आपत्तियों की सुनवाई करने और भूमि का कानूनी रूप से हस्तांतरण करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी कि सरकार आपको सड़क पर ला सकती है अतिक्रमण के नाम पर। अतिक्रमण था
तो होने क्यों दिया? पहली बात है ये। दूसरी बात, सारे कागज ठीक तो बुलडोजर चलाया कैसे? छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसे सरकार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे गरीबों के अधिकारों और पुनर्वास से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकारों के पास सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन नकटी गांव की इस घटना ने बड़ी बहस को फिर से छेड़ दिया है कि क्या तोड़ फोड़ से पहले पुनर्वास होना चाहिए, खासकर जब परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने पूरा देखा है, अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।